जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 28 जून सेकंड शिफ्ट 2024। ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सीरीज में हम 4 सेशन डिस्कस कर चुके हैं, मतलब 200 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगले 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें एग्जाम का पैटर्न समझ आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। कुछ स्टूडेंट्स का अभी डाउट रहता है, मैं हर सेशन से पहले ये क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि वेंडर चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ब्रॉडली सिलेबस सेम है। तो यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे आपको एक आइडिया होगा। और हमारी कोशिश है इन सेशंस में कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ना दें, क्वेश्चन और उसका ये आंसर है ये ना दें, उसके साथ की जो एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है वो भी आप तक पहुंचाएं, एंड सो दैट आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाए। आप इस पूरी सीरीज के थ्रू इतनी इंफॉर्मेशन गेन कर लें कि उसके बेसिस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आप पेपर में सॉल्व कर सके। दैट वाज द इंटेंट ऑफ दीज सेशंस। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ncrtquiz.com के बारे में देखिए। एक हमने ना प्लेटफॉर्म डेवलप किया है ncrtquiz.com। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि यार हर एग्जाम में आपका सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एसएससी सीपीओ, स्टेट सिविल सर्विसेज, एफकैट, सब एग्जाम्स में ना एनसीईआरटी इज द कोर, एनसीईआरटी इज द बेस। जहां से सबने अपना मटेरियल बनाया है, जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। तो इस पे हमने चैप्टर वाइज टेस्ट बनाए हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है इतनी सारी एनसीईआरटीज हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे कंसोलिडेट करेंगे। तो उसका एक कह लीजिए हमने शॉर्टकट, उसका एक सॉल्यूशन ये निकाला है कि हम उस पर चैप्टर वाइज क्विजेस बनाएंगे, ठीक है। और हमने उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी 6 to 12, साइंस 6 to 10, पॉलिटी 9 to 12, इकोनॉमी 11 12, और इसके अलावा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, सीजीकैट के। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल हैं, और इन सारे टेस्ट में सारी बुक्स का पहला चैप्टर फ्री है। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आप उसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस को देख सकते हैं। उन्होंने उसमें डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल भी रखा है। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल। और इसके अलावा आपका टीम निष्ठा ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। विच हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर सर्व्स टू एंकर एंड स्टेबलाइज द टिक्स माउथ पार्ट्स टू इट्स होस्ट स्किन एंड टू चैनल द एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स। कौन सा जो है, क्या है वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो कि एंकर की तरह मतलब जो डायरेक्शन देता है, ठीक है, टिक को डायरेक्शन देता है, और एंड टू चैनल द एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स। सो सबस्ट्रेटम, स्ट्रेटम, स्ट्रेट, सबस्ट्रेटम, ठीक है, हाइपोस्ट्रॉम, पेडंकल ट्रंक, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा नहीं, काफी टफ क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बायो उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा है। तो आंसर है आपका हाइपोस्ट्रॉम। सो दिस इज, पहले तो ये देख लो, इफ यू कैन सी ओवर हेयर, ये टिक, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, ठीक है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है आगे, ठीक है। तो ये आपका लोकेटेड ऑन द टिक माउथ पार्ट्स। इट इज कवर्ड इन द बैकवर्ड पॉइंटिंग टीथ विच हेल्प्स द टिक टू एंकर फर्मली टू होस्ट स्किन, और it has a groove through which blood is drawn, saliva is secreted, facilitating the exchange of fluids. और इसमें कुछ इनकरेक्ट आंसर्स जो बाकी हैं उनको देख लेते हैं। सबस्ट्रेटम, ये बेसिकली सरफेस को बताता है, ठीक है, सरफेस ऑन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स, ग्रोज और अटैच्ड, ठीक है। पेडेंकल जो है आपका यूज होता है जूलॉजी या बॉटनी में। इट कैन रेफर टू स्टॉक लाइक पार्ट ऑफ एन एनिमल, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको पेडेंकल भी दिखा देता हूं। ये देखो, ये आपका है। सो ये जो आपका ये वाला पार्ट जो है, ये जो ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है, ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है, सो दिस इज, ठीक है, अंकल, ठीक है, अंकल स्ट्रेट खड़े हैं। Anyways, next आपका trunk, this is the main body of a Persian animal separate from the head or limbs. It is not the term used for ticks mouth part, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका, वेयर इज अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स सिचुएटेड। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत देश के, और इनके नाम से जो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये जो है ये कहाँ पर है आपका, मनाली हिमाचल प्रदेश। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं,
मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि इन सारे राज्यों में से, ठीक है, विच बिकम्स बेटर ऑप्शन इज योर हिमाचल प्रदेश, जहां पर इस तरीके की एलाइड स्पोर्ट्स माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं. It's a renowned institute for mountaineering and adventure sports located in Manali. It was established in 1961. Key center for training in mountaineering, skiing and other adventure sports. उत्तराखंड में उत्तरकाशी में लोकेशन ऑफ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है जी. और पहलगाम में आपका जो है पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है. इसके अलावा आपका इवन पहलगाम में भी जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स है आपका. यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड लाइट स्पोर्ट्स है दिरांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है आपका गोवा में. तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है. ये इसकी हमने एक लिस्ट दे दी है, जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट. अब लॉजिकल है, देखो यार, गोवा में बहुत लोग वाटर स्पोर्ट्स करने जाते हैं, ठीक है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग गुलमर्ग में है, अगेन वेरी फेमस. तो इंडियन इंस्टीट्यूट जैसे ऐसे समझ लो कि भाई IIMs हैं, IITs हैं, तो वैसे ये हो गया आपका कि वहाँ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. टूरिस्ट को भी बढ़ावा देगा और इस तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देगा. और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम में बहुत अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ था, दैट वी रिमेंबर. तो वो जो है, ठीक है, वहाँ पर आपको ये इंस्टीट्यूट मिलता है. नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द विनिंग थ्रो ऑफ नीरज चोपड़ा इन टोक्यो ओलंपिक्स 2022. 2020 मतलब 2020 में नहीं हुआ था, बाद में हुआ था. विनिंग थ्रो क्या था, ठीक है. अब इसमें इंटरेस्टिंग है, उन्होंने एक अपने लिए एक टारगेट सेट किया हुआ था कि मुझे 90 मीटर क्रॉस करना है, ठीक है. क्योंकि वो काफ़ी लगातार फर्स्ट सेकंड रैंक जो है ले रहे हैं, बट 90 मीटर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे. वो इस 2025 के साल में जो है वो आपका वो 90 मीटर का जो लेवल था वो क्रॉस हुआ था. तो यहाँ पर 80 मीटर, 90 मीटर ये क्रॉस हो गया, ये बचा आपका, ठीक है, 87.58 मीटर्स, ठीक है, 87.58. So won the gold medal in the men's javelin throw Tokyo Olympics. This was the second throw in the final which secured him victory. And नीरज चोपड़ा का जो है बेस्ट थ्रो 90.23 मीटर अचीव्ड एट दोहा डायमंड लीग, ठीक है, ऑन May 16, 2025. ओके. नेक्स्ट आपका आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स. प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a है. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26 है. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज योर आर्टिकल 21, ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ब्रॉड फंडामेंटल राइट, ठीक है जी. दिस इज द करेक्ट आंसर. 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट to protection of life and personal liberty, ensuring no person shall be deprived of their life or personal liberty except according to the procedure established by law. So protection of language, culture of minorities under article 29, freedom of speech and expression article 19(1)(a), freedom to manage religious affairs article 26. okay, next ट्रिक इसकी आप याद कर सकते हो कि इक्वालिटी ने क्या दिया हमें. इक्वालिटी ने हमें फ्रीडम दी, जब बराबरी होगी तो फ्रीडम आएगी, ठीक है. फ्रॉम किससे फ्रीडम दी? एक्सप्लॉयटेशन से फ्रीडम दी, ठीक है जी. रिलीजन प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है. रिलीजन क्या करता है भाई? कहता है कि सब धर्मों को मानना चाहिए. हम ये कहते हैं ना कि सब पूजा पद्धति की जो है पे हमें विश्वास रखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए. आप माने किसी एक को बट सम्मान सबका करें. एंड गिव रेमेडीज, ठीक है. तो रिलीजन जो है माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और रेमेडीज प्रोवाइड करता है. ओके. इन विच ईयर वॉज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास्ड? वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज यू कैन से फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हेडेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह. डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत देश के प्रधानमंत्री रहे हैं. 2005 में, ठीक है जी, 2005 में ये नरेगा एक्ट आया था जो कि राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार. ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि सबको दिया गया, ये अनस्किल्ड लेबर को रूरल एरियाज में 100 दिन का जो है एक गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. मकसद यही था कि लोगों के हाथ में पैसा जाए, उससे एसेट्स भी क्रिएट होंगे, लोगों को काम भी मिलेगा, फिर उससे खपत बढ़ेगी, उससे इकोनॉमी का पहिया घूमेगा, ठीक है. इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन. इस तरीके से प्रोग्राम डिजाइन किया गया था एंड काफ़ी इसकी तारीफ. और अभी भी ये आपका जो है इन वन वे और द अदर वे कंटिन्यूड है, जिसमें रूरल एसेट्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं और
एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की जा रही है। ठीक है, सो एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। मिनिमम वेजेस पे किए जाएंगे, वेजेस आर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द एप्लीकेंट्स बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट, वेजेस आर पेड विद इन अ वीक और एट मोस्ट 15 days। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मोड ऑफ एंटरिंग इनटू अ फॉरेन मार्केट। ट्रेडिशनल मोड, देखो फॉरेन मार्केट में कैसे एंटर किया जा सकता है। एक तो आप वहाँ की जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, वहाँ पर एक्चुअली में जाकर अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करें, वहाँ पर ज़मीन लें, अपना प्लांट लगाएं, ठीक है, इंडस्ट्री लगाएं। एक है आप वहाँ अपने देश में सामान बनाएं और उनकी मार्केट में जाके बेच दें। ठीक है, ये तरीका हो सकता है। अब इनमें से सबसे ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि आप अपने देश में सामान बनाएं और दूसरे देश में जाकर सामान बेच दें, जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स, हिंदी में कहते हैं निर्यात। तो ये क्या हो गया आपका एक्सपोर्टिंग। देखो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना ये आज के समय पर पॉसिबल हो पाया, मतलब पिछले 50-60 सालों में ये पॉसिबल हो पाया कि एक हम यहां पर बैठ के यूएस की स्टॉक मार्केट में, जापान की स्टॉक मार्केट या दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेटिंग अ फुली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ये एंशिएंट टाइम्स में तो ऐसा नहीं था। ठीक है, अगेन ये चीज भी कब पॉसिबल हो पाई, ठीक है, 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 16th-17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जब कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। ठीक है, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में जाके जब कॉलोनाइजेशन हुआ तो फुली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। मर्जर एंड एक्विजिशन, अगेन दिस इज अ वेरी रीसेंट फिनोमेना। नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल मोड। ठीक है, ट्रेडिशनल मोड इज एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्ट करना। ओके ये सारी जो है ऑप्शन यहां पर दी हैं, यू कैन पॉज, यू कैन रीड, मैंने समझा दिया। हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स बॉक्सिंग इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020, किसने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता बॉक्सिंग में टोक्यो ओलंपिक्स में। मीराबाई चानू, एमसी मैरी कॉम, लवलेना बोर्गोहेन, आदित्य अशोक। अब इनमें से सारे बॉक्सर ही हैं, एक वेट लिफ्टिंग चैंपियन भी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। सो इट इज लवलीना बोर्गोहेन। एमसी मैरी कॉम बहुत मतलब पहले थी। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स जो है वेल्टरवेट बॉक्सिंग इवेंट, मेडल वॉज सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर इंडियन बॉक्सिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मीराबाई चानू की बात करें, सिल्वर मेडल इन वुमेन्स वेट लिफ्टिंग एट द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स, गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है जी, अगस्त 2025 में। एंड जिसकी वजह से 2026 में जो ग्लासगो गेम्स होने जा रही हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें उनको जगह भी मिली है। एमसी मैरी कॉम जो है ब्रॉन्ज मेडल वुमेन बॉक्सिंग एट द लंदन 2012 ओलंपिक्स, मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स। आदित्य अशोक फिनिश्ड 4th इन वुमेन्स गोल्फ एट द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। सिल्वर मेडल जीता एशियन गेम्स में हुआंगचू में। सितंबर 2025 शी मूव्ड विद इन द रीच ऑफ $3 lakh milestone on the Ladies Professional Golf Association Tour। चलिए, पंडित अचन महाराज was a कथक legend of which of the following घरानास, रायगढ़, बनारस, लखनऊ, जयपुर। ठीक है, किस घराने से पंडित अचन महाराज जो हैं आते हैं, तो आंसर है लखनऊ घराना। ठीक है जी, सो जगन्नाथ महाराज रिनोन्ड एक्सपोनेंट ऑफ कथक डांस फॉर्म एंड बिलोंग टू लखनऊ घराना। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई जो कथक डांस है यूपी से काफ़ी एसोसिएट किया जाता है, और यूपी में भी लखनऊ, ठीक है, अवध जो प्रिंसली स्टेट थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द कथक। ठीक है, बिलोंग टू लखनऊ घराना। इट्स फेमस फॉर इट्स एम्फोसिस फॉर ग्रेसफुल मूवमेंट्स, एक्सप्रेशन, इंट्रिकेट आर्ट वर्क, और ही वॉज द फादर ऑफ लेजेंडरी कथक डांसर बिरजू महाराज। ओके, नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ डैश जजेस एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने जजेस हैं, तो बोला जाता है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 प्यूने जजेस, जो वर्ड यूज किया जाता है प्यूने जजेस। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जब जजेस बेंच पे बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं मतलब जब वो डिसीजन दे रहे हैं, मान लो 4 जजेस या 5 जजेस बैठे हैं, 5 जजेस मान लेते हैं, तो मेजॉरिटी से डिसाइड होगा कि मान लीजिए उसमें 3 जजेस ने केस के फेवर में या एक पर्टिकुलर डिसीजन दिया और 2 ने खिलाफ दिया, तो मेजॉरिटी से डिसाइड होगा। उसमें ये नहीं है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो इनकी बात को ज्यादा तवज्जो है। बेंच पे बैठे हैं, सारे जजेस बराबर हैं। हाँ, सीजीआई के पास फिर क्या पावर है, सीजीआई के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं, ही इज द सीनियर मोस्ट, ठीक है, अमंग ऑल द जजेस।
ठीक है, और जो सीनियरिटी होती है वो आपका टेन्योर से होती है, एज से नहीं होती है। आपका जो सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज जो टेन्योर है उसके अकॉर्डिंग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका हु रिसीव्ड द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन। ठीक है, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड जो मिला है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए वो किसको मिला है? सो दैट इज द ज्येष्ठो पुत्र। ठीक है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, पुत्रो भाई, बड़ा बेटा मतलब जैसे कह सकते हैं। फॉर विच प्रबुद्ध बैनर्जी वॉन द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन। ठीक है, स्पेसिफिकली द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर इट्स बैकग्राउंड स्कोर, बंगाली मूवी। एंड उसके अलावा किन किन को ये अवार्ड्स दिया गया है? अब इसमें जो लेटेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट लाइक अनाउंस्ड 1 अगस्त 2025। एंड अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये जो है आपका दिया गया था शाहरुख खान को पहली बार, है ना, पहली बार। कौन सी मूवी के लिए मैंने कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, बड़ी फेमस मूवी हुई वो, काफ़ी कमाई करी उस मूवी ने। और इसके अलावा 12th फेल के लिए विक्रांत मैसी को मिला। ठीक है, वेरी फेमस। और उसके अलावा आपका जो रानी मुखर्जी को मिला। ठीक है, नॉर्वे वाली वो जो मूवी है, ठीक है, चैटर्जी वर्सेस चैटर्जी, क्या था मूवी का नाम, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। बेस्ट मूवी किसको मिला, ये कुछ आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है जी, वैसे यहाँ पर मेंशन है बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल, नॉन फीचर फिल्म फ्लॉपिंग मैन, फिल्म क्रिटिक उत्पल दत्ता। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मलयालम इंडस्ट्री के फिल्म मतलब सुपरस्टार। एंड मोस्ट अवार्ड्स एनिमल, ठीक है, पार्किंग एंड सैम बहादुर। ठीक है, तो ये है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड? थोड़ा स्लाइड चेंज कर दी गई हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? ठीक है, ये बेसिकली एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, तो ये बन जाता है एलिसाइक्लिक। थोड़ा सा नया टर्म है। ये होता है नॉन एरोमेटिक, मतलब अरोमा नहीं है, खुशबू नहीं है। ठीक है, और साइक्लिक इज जब वो साइक्लिक पैटर्न में, जैसे बेंजीन होता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइक्लिक। तो यहां पे क्या है? ठीक है, देखो एसिटिक एसिड है, इथेन है, लीनियर पैटर्न में है ना। इथेन इज C2H6, तो सिंपल इस तरीके से, ठीक है, लीनियर है। एसिटिक एसिड ऑल्सो CH3COH, और आइसोब्यूटेन ऑल्सो। ठीक है, बट साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, सो दैट इज आंसर इज 1। सो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफेटिक, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बोथ एलिफेटिक नॉन एरोमेटिक, और साइक्लिक कंटेनिंग अ रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये आप देख सकते हैं यहां पर। एंड द इनकरेक्ट आंसर्स में क्या है? आइसोब्यूटेन ब्रांच चेन एल्केन, एलिफेटिक है बट साइक्लिक नहीं है। एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, एलिफेटिक है बट नॉट अगेन साइक्लिक। और ठीक है, इथेन सिंपलेस्ट लाइक सिंपल स्ट्रेट चेन एल्केन है। ठीक है, एलिफेटिक है बट नॉट साइक्लिक। ओके, तो एसाइक्लिक क्या होता है? मीन्स कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ चेन दैट इज नॉट क्लोज्ड इन अ रिंग। एसाइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं है। ठीक है, एलिफेटिक ब्रॉडर टर्म कंपाउंड दैट आर नॉन एरोमेटिक। क्लियर हो गया, ये टर्म याद रहेगा। ये एलिफेटिक क्या है, एसाइक्लिक क्या है, एलिसाइक्लिक क्या है। ठीक है जी, ओके। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इन इट्स ओन हैंड्स? आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन टिल नाउ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1857 की क्रांति, 1857 रिवोल्ट के बाद जो है आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखो चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ था? चार्टर एक्ट 1813 में हुआ था चाइना और चाय का जो ट्रेड है उसको छोड़कर बाकी सारा ट्रेड जो है ओपन अप कर दिया गया था। कहानी ये है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सारा ट्रेड कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, इनिशियली तो कोई दिक्कत नहीं थी। बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757, फिर बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764। तो ये 50-60 साल ना ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स दबा के पैसा कमाते हैं इंडिया में। मतलब इंडिया की इकोनॉमी विच वॉज 1750 में भी इट वॉज 24% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, 200 साल बाद इट वॉज 3% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो आप सोचो कि 50 साल में उन्होंने इतना लूटा। अब वहां के जो बिजनेसमैन हैं, वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको लग रहा है यार ये
बड़ा सही इनको मौका मिल गया वो इंडिया की टेरिटरी में ये, और इनको जो ये ट्रेड था, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। सो वहां के बिजनेसेस ने पॉलिटिशियंस के साथ लॉबिंग करके प्रेशराइज करना शुरू किया कि इंडिया के ट्रेड को ओपन अप किया जाए। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी डजंट वांट दैट, वो कहते हैं हमने रिस्क लिया, हम वहां गए, सेटल किया, नाउ यू वांट टू कम एंड एंजॉय द पाई। इवेंचुअली फिर आपके ये जो एक्ट्स आने शुरू होते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है ना, चार्टर एक्ट 1813 तक आते आते वो कहते हैं कि नहीं भाई, आपको जो वहाँ की सरकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करना चाहती है, थोड़ा सा मतलब अपना ये कहते हैं ना कंट्रोल इस्टेब्लिश भी करना चाहती है, दिखाना भी चाहती है। तो चाइना और चाय का ट्रेड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, बाकी जो है ट्रेड ओपन अप कर दिया गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो अभी तक भी हम देखते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के कंपनीज जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो सारा का सारा इसमें गवर्न होता है। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1818, ओके सॉरी, सो दिस वाज माइनर एक्ट रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड डिटेंशंस। मैंने आपको सारी कहानी बता दी। सादिर डांसर आर मुथु कनम्मल is the recipient of which of the following awards in the year 2022? पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण। सो इट इज पद्मश्री अवार्ड, ठीक है जी, पद्मश्री अवार्ड मिला गया है, यहाँ पर आप जो है इनको देख सकते हैं। एंड सो सादे डांसर, एंशिएंट फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम इवॉल्व, लास्ट सर्वाइविंग डांसर ऑफ द देवदासी ट्रेडिशन फ्रॉम द पुडुक्कोई रीजन ऑफ तमिलनाडु। इनको इनके आर्ट के प्रति इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। चलिए ठीक है जी, सबसे जो है फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और फिर भारत रत्न। आइडेंटिफाइंग अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस: केटल डंग, सोलर पावर, एटॉमिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल इज धरती से, जियो मीन्स अर्थ, है ना, धरती में गर्म पानी है या धरती की एनर्जी को यूज करके। एटॉमिक एनर्जी अगेन इट इज नॉट कन्वेंशनल, अच्छे 200 साल पहले नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। सिमिलरली सोलर पावर, यस, कैटल डंग इज डेफिनेटली अ ट्रेडिशनल और यू कैन से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था अगेन ये भी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पायनियर एंड फाउंडर ऑफ किरण घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? ठीक है, फाउंडर एंड पायनियर कौन था किरण घराने का? फिरोज दस्तूर, अब्दुल करीम खान, सवाई गंधर्व, भीमसेन जोशी। सो इट वाज अब्दुल करीम खान, ठीक है। ये जो थे ये आपका उस्ताद अब्दुल करीम खान, वाइडली रिगार्डेड एज अ पायनियर एंड फाउंडर ऑफ किरण घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। उत्तर प्रदेश में जगह है, उन्हीं के नाम से इन्होंने किरण घराने की शुरुआत करी है। मेडिटेटिव और इमोशनल क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस थी, फिरोज दस्तूर, सवाई गंधर्व और भीमसेन जोशी, ये किरण घराने से ही बिलोंग करते हैं बट फाउंडर नहीं है, ठीक है। सो बट दे वर द डिसाइपल्स ऑफ उस्ताद अब्दुल करीम खान, और या फिर उनके क्लोज एसोसिएट्स रहे हैं। इसमें भी जो भीमसेन जोशी हैं, ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी, वो बहुत बहुत फेमस रहे हैं, ठीक है। और उनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना। मैं बार बार जानबूझ के कुछ कुछ चीज़ें बोलता हूं आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखने के लिए, टू नो कौन कौन यहां तक वीडियो को देख रहा है, दूसरा कि आप में वो क्यूरियोसिटी है जानने की, ठीक है। गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ओके, इन द IUPAC name of a compound, the dash indicates the total number of carbon atoms present in the longest carbon chain belonging to the compound, ठीक है जी। सो क्या इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को? जैसे आप लिखते हो मिथेन, ठीक है, या इथेन, इथीन या इथाइन, ठीक है, या प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो ये जो मेथ है, ये एथ, ये प्रॉप, ये क्या है? ये रूट वर्ड है और ये कार्बन एटम्स को बताता है कि कितने कार्बन एटम है। जब भी हम प्रोपेन या प्रोपीन या प्रोपाइन लिखेंगे तो हमें यह पता है कि प्रॉप जहां शब्द आ गया वहां पे 3 कार्बन एटम्स हैं। यहां पर इथेन, इथ आ गया, इथेन, इथीन या इथाइन आ गया, इथ आ गया, वहां पे 2 कार्बन एटम है ना। पेंट आ गया, वहां पर 5 है। तो ये हमें क्या बताता है? इंडिकेट्स IUPAC नेम में डैश इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ, सो दैट इज द रूट, ठीक है, दैट इज द रूट, ठीक है। रूट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ और एग्जांपल दी हैं। इसमें लिखा है सफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स। इनफिक्स कुछ नहीं है, सफिक्स और प्रीफिक्स है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इसमें आप देखो जो सफिक्स है एन, एन, इन, आइन, इसमें क्या है, इसमें जो है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मान लो प्रोपेन है तो सारे सिंगल बॉन्ड है, अगर प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड है का एक कार्बन के बीच में, प्रोपाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तरीके से सफिक्स। या फिर उसके पीछे कोई जो है आपका लगा हुआ है कोई ग्रुप, जैसे OH एल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, या फिर COOH लगा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीके से सफिक्स। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द वर्ड रूट और पेरेंट नेम इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है जी, एग्जांपल मैंने आपको इसमें दे दी, और कुछ हम एग्जांपल मैंने यहां पर ऐड करी है। जैसे देखो 2 मिथाइल प्रोपेन, अब देखो 2 मिथाइल, एक हो गया प्रोप, प्रोप रूट वर्ड है, रूट वर्ड है तो 3 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, एन है, एन का मतलब एन क्या बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड है, और 2 मिथाइल मतलब दूसरे कार्बन एटम पर एक मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, मिथाइल का एक वो है, ग्रुप है। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्रांच लगी हुई है मिथाइल की। सिमिलरली 3 इथाइल हेक्सेन, तो हेक्सा क्या बता रहा है, हेक्सा बता रहा है 6 कार्बन एटम। एन क्या बता रहा है, एन यहां पर हमें बता रहा है, हेक्सा बता रहा है 6, एन बता रहा है जो है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और 3 इथाइल मतलब तीसरे नंबर पर, ठीक है, तीसरे कार्बन एटम पर, ठीक है, जो है आपको एक इथाइल साइड ग्रुप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड। Which city has been selected to host the Olympics 2032 by Indian Olympics Committee on 21st July 2021? ठीक है, किस सिटी को सिलेक्ट किया गया है होस्ट करने के लिए ओलंपिक्स 2032? सो दैट इज ब्रिस्बेन। ठीक है जी, ब्रिस्बेन। अच्छा, एक ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी सिटीज हैं उनकी एक ट्रिक समझ लो, कुछ ऐसे मोटा मोटा, यहाँ पे एक छोटा सा तस्मान आइलैंड है, मोटा मोटा। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है, BSc, MA, PhD। तो ऐसा लग रहा है किसी की डिग्री से है ना, वैसे डिग्री है। ठीक है, तो ब्रिस्बेन मतलब मोटा मोटा ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, ठीक है, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ और यहां पर डार्विन। ठीक है, तो यहां पर ब्रिस्बेन, फिर आपका सिडनी, ठीक है, कैनबरा, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ और डार्विन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपको ऑस्ट्रेलिया की सिटीज मिलती है। तो ये कहां पर होने जा रहा है, ब्रिस्बेन में। ठीक है जी, चलिए। सो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी सिलेक्टेड ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट द 2030 समर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स. It was the first city to be awarded the games under the IOC's new bidding process. Okay, what is the population or subspecies or race that is adapted to local environmental conditions called? कौन सी वो पॉपुलेशन क्या है, मतलब उसका नाम क्या है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, जो कि लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशन से अडेप्ट कर लेता है? एग्जाम्पल, पहले तो हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम कहते हैं भाई, जैसे हमने सुंदरबंस की बात करते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ के जो प्लांट्स हैं सॉल्ट टॉलरेंट हैं, क्योंकि एक तरफ नदी का पानी है, एक तरफ समुद्र का पानी है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिलते हैं, नोमैटोफोर्स मिलते हैं। नोमैटोफोर्स, नोमैटोफोर्स मतलब इस तरीके से रूट्स मिलती हैं, तो वो लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को लेकर अडेप्ट कर चुके हैं। सिमिलरली आप कह सकते हैं प्लांट्स डेजर्ट्स में। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई जो डेजर्ट्स के प्लांट्स हैं वो क्या हैं, जीरोफाइट्स हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स। तो वो डेजर्ट की कंडीशंस को लेके अडेप्ट कर चुके हैं अपने। So what is the population, subspecies or race that is adapted to local environmental conditions called? So that is ecotype. ठीक है, उस इकोलॉजी, उस इन्वायरमेंट को लेकर वो हो चुके हैं। बायोम बहुत ब्रॉडर टर्म है, डेजर्ट बायोम, टुंड्रा बायोम। ठीक है, जो है आपका, और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो एक ब्रॉडर सेट है बायोम्स की बात जब हम बात करते हैं। नीश क्या होता है,
नीश के बारे में कहा जाता है ना कि जिसे नॉर्मली मार्केटिंग की भाषा में या करियर की भाषा में भी कहा जाता है, ठीक है, कि भाई यू नीड टू क्रिएट योर ओन नीश। नीश मतलब आपकी अपनी जगह है उस पूरे इकोसिस्टम में, वो काम आप कर रहे हैं या स्पेशलाइज्ड हैं आप उस काम को करने के लिए, ठीक है। वैसे ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी सर्टन स्पीशीज हैज अ सर्टन रोल टू प्ले, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, एंड इफ दे विल बी टेकन आउट that the whole ecosystem can be disturbed, ठीक है जी। Okay, so ecotype is a distinct locally adapted population of species that is genetically different from other population but remains able to interbreed successfully. This genetic variation arises due to adaptation to specific local environmental conditions. Biome क्या है? Large naturally occurring community है flora fauna की, occupying a major habitat. लार्ज स्केल कंसेप्ट, नॉट अ पॉपुलेशन अडेप्टेड टू लोकल एरिया। ठीक है जी। प्रोटोटाइप होता है कि किसी मॉडल का, हम कहते हैं ना इस मॉडल, ये प्रोटोटाइप है, ठीक है, ये इनिशियल मॉडल है, ठीक है। सो नॉट अ बायोलॉजिकल टर्म। नीश क्या है? रोल एंड पोजीशन ऑफ स्पीशीज इन इट्स एनवायरमेंट, हाउ इट मीट्स इट नीड्स फॉर फूड एंड शेल्टर, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, कैसे अपने खाने की पूर्ति करते हैं, सारी चीज़ों को लेकर उसका अपना एक जगह है पूरे इकोसिस्टम में। When was the Prime Minister Employment Generation Program, Prime Minister's Employment Generation Program launched? 12/6/98, ठीक है। कब ये करा गया था? ये यूपीए सरकार के टाइम पे हुआ था 2008 में, ठीक है जी। सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2008। 2009 में इलेक्शंस हुए थे, उससे पहले ये हुआ था। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम था जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम मतलब आपको क्रेडिट दिया जा रहा है अगर आप टाइमली पैसा अपना काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, और अगर आप ब्याज जो है समय से वापस करते जाएंगे तो बहुत सारा ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है, इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज बाय सेटिंग अप द न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर्स बाकी जो है गलत है आपका, क्योंकि ईयर्स है, अब इसमें फैक्चुअल है, इसमें कुछ खास वो नहीं है। Which 5-year plan period saw the initiation of Hill Area Development Program? HADP भी लिखा जाता है। ये इस तरीके के बहुत सारे प्लान्स थे, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बैकवर्ड रीजन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। हिल एरिया नाम से क्लियर है, हिली एरियाज, क्योंकि हिली एरियाज में क्या है, ना तो बड़ी इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं, तो कैसे उन एरियाज को डेवलप किया जाए, तो वहाँ पर एजुकेशन, वहाँ पर हेल्थ, वहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो है बात हुई थी आपके 5th 5-year प्लान में। अब 5th 5-year प्लान कब था? इंदिरा गांधी सरकार के समय पर, ठीक है जी, 1974 to 79, इसी टाइम पे आपका जो है इमरजेंसी भी थी। बट ये 5-year प्लान पहले ही एक साल, क्योंकि 77 में सरकार बदल गई थी, पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है सेंटर में आई थी, जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और क्योंकि वो इस 5-year प्लान्स से ज़्यादा एसोसिएट नहीं करते थे, उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू किया, और फिर उसके बाद आए रोलिंग प्लान्स, ठीक है। रोलिंग प्लान मतलब एक एक साल के प्लान। फिर जब दोबारा से इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनती हैं 1980 में, फिर दोबारा से 5-year प्लान आता है, ठीक है। सो मकसद क्या था कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हैं, सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हिल एरियाज हैं, उनमें डेवलपमेंट कैसे ले जाई जाए, इकोलॉजी, इकोनॉमी और इक्विटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा 5-year प्लान्स को देख लेते हैं। देखो जो पहला 5-year प्लान था, हेरोड डॉमर मॉडल पे जो है बेस कहा जाता है। टारगेट ग्रोथ अच्छी रही, एग्रीकल्चर पे फोकस था, रिफ्यूजीज जो आए थे पाकिस्तान से उनको सेटल करना था, ठीक है। IITs इस्टेब्लिश करने शुरू की, क्योंकि लगा कि टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, इस पे फोकस होना चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा चला, ठीक है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड 5-year प्लान वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, पीसी महालनोबिस मॉडल। सीधा सीधा क्वेश्चन, पीसी महालनोबिस मॉडल कौन सा था, कौन सा 5-year प्लान था? सो दैट वाज द सेकंड 5-year प्लान, क्योंकि ये लगा कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, दुनिया भर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आप एग्रीकल्चर पर फोकस करके ग्रोथ नहीं कर सकते, ठीक है। सो स्टील प्लांट भिलाई, दुर्गापुर यहाँ पर खोले गए, एंड बट प्रॉब्लम ये रही कि लिमिटेड रिसोर्सेज थे, आपने वो लिमिटेड रिसोर्सेज कुछ लिमिटेड जगह में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको गडगिल योजना कहा गया, फेल टू अचीव टारगेट्स ड्यू टू सीनो इंडियन वॉर, और एड्रेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट फॉलोड द थर्ड प्लान, प्लान हॉलीडे, ठीक है।
ये रहा आपका। नेक्स्ट आपका ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। 14 इंडियन मेजर जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज किया गया। ये वो दौर था जब आपका इंदिरा गांधी पावर में आ चुकी हैं 66 में, एंड उन गरीबी हटाओ, बैंक नेशनलाइजेशन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। 5th 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ, और उसमें भी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, फिर जनता पार्टी ने इसको टर्मिनेट कर दिया था इस प्लान को। फिर रोलिंग प्लान आते हैं, फिर 80 to 85 पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, ठीक है जी। फिर आपका जो है 85 to 90 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट। ये वो दौर था जिसमें ये कहा जाता था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जिसको लेकर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस पर्टिकुलर टर्म को लेकर काफ़ी इसकी क्रिटिसिज्म भी करते हैं। ओके, फिर आपका फाइनली जो है 10th 5 ईयर प्लान के बाद जो 12th 5 ईयर प्लान है 2012 से 17, दैट वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान, क्योंकि नीति आयोग आ गया। नीति आयोग के बाद आपका कोई 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब है आपका 3 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान एंड 15 ईयर प्लान, ठीक है। 3 ईयर प्लान एक काइंड ऑफ एक्शन प्लान है, ठीक है, कि आपको अगले 3 साल में क्या करना है। 7 ईयर इज लाइक कि भी हाँ ब्रॉड आपका स्ट्रेटजी क्या है, और 15 ईयर्स इज लाइक विजन क्या है, 15 साल, क्योंकि काफी बड़ा पीरियड है वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू अरेस्ट एनीवन विदाउट ट्रायल। अब ये कौन सा दौर था, 1914 to 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, बट ब्रिटिशर्स गेव अस द रॉलेट एक्ट, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए इंडिया में, क्योंकि इसमें कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है विदाउट लाइक अथॉरिटी टू अरेस्ट एनीवन विदाउट ट्रायल। और उसी के बाद हमने सैफुद्दीन किचलू, है ना, डॉक्टर सत्यपाल, फिर हमने जलियांवाला बाग मैसेकर देखा, ठीक है। वो सारी कहानी इसी से जुड़ी हुई है। तो रॉलेट एक्ट, इनफेमस रॉलेट एक्ट, ठीक है। सो गेव द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट द मैसिव पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म फॉर अप टू 2 years विदाउट अ ट्रायल. It was highly oppressive, was vehemently opposed by Indian leaders, leading to widespread protest, notably the जलियांवाला बाग मैसेकर. अगर हम बाकी एक्ट्स की बात करें, इंडियन प्रेस एक्ट, ठीक है, ये आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे एक्ट्स आए प्रेस को सेंसरशिप करने के लिए, खासकर जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में थोड़ा पावर्स दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को, उसको कर्ब करना था, ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड इंडियन स्लेवरी एक्ट 43 में, slavery made slavery illegal in India but did not grant the government broad powers to detention without trial. ये ऐसा इसमें कुछ वो नहीं था, हाँ, बट ये स्लेवरी कागजों में abolish थी, बट प्रैक्टिकली काफ़ी समय तक ये चलती भी रही. Which of the following statements are correct regarding the state legislature? Notwithstanding anything in part 17th, but subject to the provision of Article 348, business in the legislature of a state shall be transacted in the official language or languages of the state or in Hindi or English. Yes, भाई जो आपका जो भी काम है, ठीक है, जो भी काम होगा स्टेट लेजिस्लेचर में, वो या हिंदी में या इंग्लिश में या जो भी भाषा है, पंजाब का होगा तो पंजाबी है, तमिलनाडु तमिल, है ना, मतलब बहुत सारी भाषाएं जो हैं वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर की भाषा तय कर सकती हैं. The Speaker of the Legislative Assembly or the Chairperson of Legislative Council can permit any member to speak in his mother tongue. भाई हो सकता है कि कोई वो वहाँ का जो कोई मेंबर हो वो ट्राइबल भाषा बोलना चाहता है, ट्राइबल एरिया से आ रहा है, जो भी अपनी वो भाषा बोलना चाहता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो बोली जा सकती है. जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो बिहार में है, हिंदी है, बट कोई मैथिली भाषा में अपना जो है वक्तव्य रखना चाहता है, भोजपुरी भाषा में रखना चाहता है, टू एक सिंबॉलिक भी है, एक मैसेज भी देना चाहता है कि दिस लैंग्वेज नीड टू बी प्रोटेक्टेड, तो वहां पर वो हो सकता है, ठीक है. ओनली द सुप्रीम कोर्ट इज इंटाइटल्ड टू इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल नहीं. रादर स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते. इट इज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर हु विल डिसाइड कि अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस वायलेट होते हैं, दे विल टेक द एक्शन. सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ठीक है. सो आंसर है आपका ए एंड बी ओनली, ठीक है जी. तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी हैं. हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर मेकअप द ओशंस, मतलब ओशन मतलब दुनिया का अगर टोटल पानी 100 है तो ओशंस में कितना पानी है, ठीक है. अब आपके दिमाग में आना चाहिए
इट इज 97%। 7% तो ऑब्वियसली नहीं है, इतने बड़े बड़े महासागर हैं ना, ओशंस हैं, सो इट इज 97%। सो बाकी जो पोर्टेबल पानी है, नदियां हैं, ग्लेशियर्स हैं, उसमें सिर्फ 3% पानी है, ग्राउंड वाटर, रिवर्स, ग्लेशियर्स, सिर्फ 3% पानी, ठीक है। दैट मेक्स वाटर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। हम उसको अब तक मिस यूज कर रहे थे या केयरफुली यूज नहीं कर रहे थे, बट अब धीरे धीरे उस पर एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड। So approximately 97% of the water on Earth is saline water stored in the oceans. Remaining 3% is fresh water, glaciers में, ice caps में, ground waters में, ठीक है। Okay, Himalayas have uplifted from which of the following geosyncline? Geosyncline, geo का मतलब होता है अर्थ, syncline खड्डा, डिप्रेशन, ठीक है। इसमें एक तरफ थी इंडियन प्लेट और एक तरफ थी आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। यहां पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, ठीक है, ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए और ये सेडिमेंट्स फोल्ड हो गए, ठीक है। तो ये कौन सा था आपका? थेथिस जियोसिंक्लाइन, ठीक है। जहां पर अभी हम हिमालयस को देखते हैं वहां पर क्या था? थेथिस जियोसिंक्लाइन या थेथिस सी भी कहा जाता है। उसी के सेडिमेंट्स जो है, जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मतलब बढ़ी, या कह लीजिए इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी, तो ये सेडिमेंट्स फोल्ड होना शुरू हुए, ठीक है। सो दैट इज दिस, ठीक है। अपलेशन नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। अरावली वन ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है जी। अपलेशन माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। अरावली राजस्थान में, मेनली राजस्थान में, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में एनीबडी फ्रॉम दिल्ली, जो GNU वाला इलाका है, सदर्न दिल्ली है जो, ठीक है। दिस रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स लाइक दोज इन स्कॉटलैंड, नॉर्वे एंड नॉर्थ अमेरिका, कैलिडोनियन जियोसिंक्लाइन। Which of the following kings of Vijayanagar took the title of establisher of यवन किंगडम? ठीक है, किसने ये जो टाइटल लिया विजयनगर? सो कृष्णदेव राया, वीर नरसिंह राया, अच्युत देव राया, सदाशिव राया। सो आंसर इज हियर कृष्णदेव राया, ठीक है जी। अब देखो यवन या यौन, ये शब्द जो है, यवन जो है, ये आपका आता है, ठीक है, बेसिकली जो फॉरेन रूलर्स थे, जो इस धरती के नहीं थे, उनको ये यवन शब्द से जो है एड्रेस किया जाता था। एंड द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कृष्णदेव राया वॉज अ ग्रेट जनरल स्टेट्समैन। ही टुक द टाइटल ऑफ यवनराज स्थापनाचार्य after he restored the rightful Bahmani Sultan Mahmud Shah to the throne, demonstrating his power, political influence over the Deccan sultans, ठीक है जी, often referred to as यवन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस? इंडस नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी क्या है? हाँ जी, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि अर्पित करना। एक बड़ी नदी में जब एक छोटी नदी आकर मिलती है तो इस छोटी नदी को हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी। अगर नदी की डायरेक्शन ये है और ये लेफ्ट साइड से आके मिल रही है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, अगर कोई नदी राइट साइड से आके मिल रही है तो वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो इनमें से अब देखो लोहित, ठीक है, लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी है? दैट इज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दिबांग सिमिलरली ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी। तो आंसर इज योर श्योक। श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस नदी की, ठीक है। लोहित एंड दिबांग मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बेतवा यमुना नदी की है। तो आपका श्योक रिवर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ओरिजिनेट्स इन द रिमो ग्लेशियर, फ्लोस थ्रू नॉर्दर्न लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, फिर फाइनली जो है इंडस रिवर में मिलती है। आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनेल फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखो, प्रोकैरियोटिक जो मतलब पहले बेसिक यूनिसेलुलर, ठीक है, और बैक्टीरिया, ठीक है, और यूकैरियोटिक लेटेस्ट जो आप कह सकते हैं जो सेल्स हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। सो बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियोटिक सेल्स, एनिमल, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्ट। तो ये सारे किस में आते हैं? आपका यूकैरियोट्स में। तो इसमें क्या है इसका आंसर? राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, जो दोनों में पाया जाता है, लाइसोसोम्स, एंडोसोम्स, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? राइबोसोम्स, ठीक है जी। आंसर आपका राइबोसोम्स आर द ओनली नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल दैट आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स, एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स के बारे में खास पॉइंट यही है कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। while both type of cells have ribosome, their size can vary obviously, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में थोड़ा छोटा होगा साइज, यूकैरियोटिक में साइज थोड़ा बड़ा होगा।
माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोसोम्स ये आपको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, ठीक है। प्राइमरी डिस्टिंक्शन यही है, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में यही डिफरेंस है कि इसमें आपको एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक्स विच आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक्स। डिफरेंस यहां पर आप देख लेते हैं, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है, डीएनए इज लोकेटेड इन रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोटिक में यहां डीएनए इज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डीएनए इज इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर मेम्ब्रेन बेस्ड जो ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, गोल्गी अपरेटस तो या गोल्जी अपरेटस भी बोला जाता है। यहाँ पर ये जो है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं यूकैरियोटिक्स में। ओके, सेल टाइप एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर, सिंगल सेल है, ये जो है यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर होता है, मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है जी। इसमें लाइक बाइनरी फिजन, इसमें माइटोसिस मियोसिस होता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Which physicist is known to establish the relationship between mechanical work and the heat transfer? William Henry, James Prescott Joule, Herman Helmholtz, जॉन डाल्टन। तो ये है आपका जूल, ठीक है, उसी से हम थ्योरी भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो जेम्स प्रेस्कॉट जूल, सो इंग्लिश फिजिसिस्ट, ठीक है जी। सीरियस कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट टू एस्टेब्लिश द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, बेसिकली कितनी एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में, ठीक है, बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड हीट ट्रांसफर। और इसी से हमने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है जी। एंड द कंसेप्ट ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ठीक है जी, नेम्ड इन हिज ऑनर। हेनरी लॉ कंसर्निंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, डाल्टन ने भी एटॉमिक थ्योरी दी है, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। और हेल्महोल्ट्ज ने, ठीक है, हु कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर काम किया। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नॉवल ग्रीमस? थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन, मतलब इफ यू हैव नॉट रेड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग स्पेसिफिकली, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा, सलमान रश्दी, ठीक है। तो आंसर है सलमान रश्दी, वेरी फेमस एंड ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल राइटर, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार अभी रिसेंटली भी उन पे अटैक हुआ था। So like it's a fantasy science fiction novel by Salman Rushdie published in 1975, first published novel, ठीक है। उसके बाद मिडनाइट चिल्ड्रन, वेरी फेमस, ठीक है। सैटानिक वर्सेस, अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है, एज आई सेड, विक्ट्री सिटी, क्यू शॉट, ठीक है, ये कुछ उनके नॉवेल्स रहे हैं। अमिताभ घोष के द ग्लास पैलेस, हंग्री टाइड, शेडो लाइन्स। विक्रम सेठ अगेन वेरी फेमस, पिछले सेशंस में हमने विक्रम सेठ की बुक के बारे में पढ़ा जो पूछा भी गया है, सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, इक्वल म्यूजिक, ठीक है। अरविंद अडिगा की वाइट टाइगर, वेरी फेमस, ठीक है जी, जिसपे उनको अवार्ड भी मिला था, ठीक है, बुकर प्राइज मिला था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट? जो राज्य में, ठीक है, स्टेट में जो मंत्रिमंडल होता है वो विधानसभा को लेकर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, ठीक है। अब इन्होंने ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक दिए हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पर्सनली आई डोंट लाइक, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा स्पेसिफिक आर्टिकल याद होना बहुत मुश्किल होता है। बट एनीवेज आंसर इज 164 सब क्लॉज 2, ठीक है जी। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. This principle ensures that entire council of ministers act as a team, and if a no confidence motion is passed, the entire council must resign. ठीक है, क्लियर है ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास होता है तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होता है, ठीक है। एंड डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, 164 सब क्लॉज 1. 3 जो है डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द मिनिस्टर्स. एंड सब क्लॉज 4 जो है वो ये कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. हाँ, कोई अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, या अगर विधान परिषद है उस राज्य में, 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, उसका मेंबर नहीं है और वो मंत्री बन जाता है,
तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबर बनना पड़ेगा। अभी हाल ही में बिहार में जब 2025 के विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें एक बहुत यंग युवा नेता कह लीजिए या एक नेता है, उनका बेटा मंत्री पद का जो है, जब उसको शपथ दिलाई जाती है तो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेज, नाउ ही हैज टू बिकम द मेंबर। सिमिलरली दिस हैपेंड विद द श्रीमती ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल। ठीक है, शी वॉज नॉट इलेक्टेड एज अ मेंबर, वो हार गई थी चुनाव, फिर उनको दोबारा 6 महीने के अंदर अंदर जो है चुनाव लड़कर जीतना पड़ा, अब विधानसभा का मेंबर बनना पड़ा। सेम आपका सेंटर में भी है, आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म फॉर द कॉमन लोकल विंड दैट ब्लोज इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर्स। तो जो भी उत्तर भारत में रहने वाले लोग हैं उन्होंने ये टर्म डेफिनेटली सुना होगा अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, कि बेटा बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी। खासकर वो जो अप्रैल मई के महीने में, मतलब अप्रैल के बाद जो है ये टर्म हम सुनने को मिलती है, बेटा बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी। सो लू इज द वर्ड। ठीक है जी। बाकी जो है चिनूक, एक आपकी जो है ड्राई, ठीक है, हॉट एंड ड्राई विंड कह सकते हैं, वार्म एंड ड्राई विंड, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है, जिसको स्नो ईटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जब बहती है तो जो बर्फ है वो पिघल जाती है और जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, वो वीट कल्टीवेशन के लिए रेडी हो जाते हैं और इसीलिए उसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और बोरा एंड फोन अगेन कोल्ड विंड है आपका। ठीक है, कोल्ड ड्राई डाउन ड्राफ्ट विंड दैट ब्लोज इन कंट्रीज लाइक एड्राइटिक सी, क्रोशिया। और फोन जो है वार्म ड्राई डाउन स्लोप विंड है, अकर्स ऑन द ली साइड ऑफ द माउंटेन रेंजेस, कॉमन इन एल्प्स। ठीक है, चिनूक अगेन वार्म एंड ड्राई विंड है। ठीक है, लू, नॉर्वेस्टर्स, काल बैसाखी इंडिया में, मैंगो शावर्स सदर्न कोस्टल रीजन में केरल और कर्नाटका में, ब्लॉसम शावर अगेन केरल और कोस्टल कर्नाटका में। ठीक है, आंधी, काली आंधी कई बार कहा जाता है नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, टी शावर्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पर्टिकुलरली असम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एटम और अ फंक्शनल ग्रुप टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself is what we called as electropositivity, electroaffinity, electroattraction या electronegativity। तो एटम्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम और अ फंक्शनल ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड इट्स अ पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड। इट्स अ की कंसेप्ट इन डिटरमिनिंग द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। Tendency of an atom to easily lose an electron, the opposite of electronegativity. In which of the following years were separate electorates introduced in the Imperial Legislative Assembly in the name of Morley-Minto reforms? ये जो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स, पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, वो अपनी डिमांड्स रखता है, ब्रिटिश सरकार तुरंत सारी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, सेपरेट इलेक्टोरेट खासकर। ठीक है, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स आगे चलकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी कंटिन्यूड रहता है, जिसमें बाकी जो है ग्रुप्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाता है, जैसे कि इंडो क्रिश्चियंस हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, सिख्स हैं। ठीक है, सो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स क्या हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, कहानी मैंने आपको इसकी बता दी है। मल्लिका साराभाई इज अ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस, कथक, उड़ीसी, सत्रिया, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी की बहुत फेमस डांसर हैं। ठीक है जी, एंड ऑल्सो द भरतनाट्यम, शी इज द डॉटर ऑफ फेमस डांसर मृणालिनी साराभाई। ठीक है, चलिए, एज पर द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसीजन ऑफ CCEA of the government of India in 2023, the MSP for paddy has been fixed at dash higher than the last season। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इट्स लाइक अ वेरी स्पेसिफिक दैट पर्टिकुलर एरा क्वेश्चन। मैंने अभी लेटेस्ट भी ऐड किया है, इट वाज 7%। ठीक है, इट वाज 7%। MSP फॉर पेडी 25-26 सीजन वाज फिक्स्ड एट, ठीक है, ये फिक्स किया गया 69 पर क्विंटल, हायर देन द लास्ट सीजन। दिस इंक्रीज ब्रिंग्स द न्यू सपोर्ट प्राइस फॉर कॉमन पैडी टू दिस मच पर क्विंटल। ठीक है जी, चलिए, नेक्स्ट है आपका सितारा देवी, अ डॉइन ऑफ डैश डांस वाज हेल्ड एज द क्वीन ऑफ कथक बाय रविंद्रनाथ टैगोर।
ठीक है। सितारा देवी जो हैं डैश मतलब लाइक किस डांस से बिलोंग करती हैं? मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया, कथक। ठीक है जी। वैसे तो अरे अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया है, ठीक है। कथक डांस ये यहाँ पर ये नहीं था, ठीक है। कथक डांस से है, थोड़ा सा गलत हमारी तरफ से हो गया है ये क्वेश्चन। ओके, लेजेंडरी इंडियन डांसर, कोरियोग्राफर, सिंगर हु वाज अ डॉन ऑफ कथक डांस। शी परफॉर्म्ड एट अ यंग एज फॉर रविंद्रनाथ टैगोर हु वाज इम्प्रेस्ड बाय हर परफॉर्मेंस। ठीक है जी, जिन्होंने उनको नृत्य सम्राज्ञी उस समय पर कहा। ठीक है जी, चलिए, तो ये है आपका सितारा देवी जी। ठीक है, सितारा देवी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, शुगर केन, इट्स एग्रीकल्चर बेस्ड। जूट, अगेन जूट की खेती। पटसन, या अगर आप ईस्ट इंडिया में जाएंगे तो पाट भी बोला जाता है या पटसन भी बोला जाता है। एडिबल ऑयल, अगेन ठीक है, जो भी सनफ्लावर ऑयल है, बहुत सारे जो ऑयल है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, सनफ्लावर ऑयल हो सकता है आपका, और सरसों का तेल हो सकता है। ठीक है, ये सारे। फर्टिलाइजर इज नॉट अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, सो आंसर इज 2. So use agriculture produce as a raw material. Fertilizer primarily uses minerals like rock phosphate, petroleum-based feedstock, ठीक है, naphtha or natural gas as its raw material to manufacture chemical fertilizers like urea, ठीक है, diammonium phosphate. Which of the following book was written by Chitra Banerjee Deva Karuni? So The Feast of Roses, Malgudi Days, Palace of Illusions, A Fine Balance. सो मालगुडी डेज तो खैर बहुत फेमस, इस पर एक पूरी सीरीज भी है। ठीक है, सो पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ठीक है, आंसर इज पैलेस ऑफ इल्यूजन्स. सो इज द ऑथर ऑफ पैलेस ऑफ इल्यूजन, पब्लिश इन 2008, मास्टरफुल रिटेलिंग ऑफ एपिक महाभारत फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फीमेल प्रोटैगनिस्ट द्रौपदी. ठीक है, और सो इनकरेक्ट आंसर फीस्ट ऑफ रोजेस सॉरी, कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय W.B. Yeats, मालगुडी डेज, R.K. नारायणन, बहुत फेमस खैर ये तो. फाइन बैलेंस, अ नॉवल बाय रोहिंटन मिस्त्री, चित्रा बनर्जी जी. ठीक है, ओके. पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ये आप देख सकते हैं, पैलेस ऑफ इल्यूजन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड? ओपन चेन, साइक्लिक नहीं है. बेंजीन क्या है? इस तरीके से, सॉरी, ठीक है, ये नहीं है, ओपन चेन है. ठीक है, सो टोलुइन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, एसिटाल्डिहाइड, दैट इज योर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, ये रहा आपका. ठीक है जी, सो CH3C, या कई बार इसको जो है CH3CHO इस तरीके से भी लिखा जाता है. सो दैट इज योर, ठीक है जी. एलिफेटिक कंपाउंड इज वन in which carbon atoms are joined together in a state or branch chain, not form a ring. ठीक है, बेंजीन 6 कार्बन जो है स्ट्रक्चर है. टेट्राहाइड्रोफेन 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम. साइक्लिक है अगेन. टोलुइन, बेंजीन रिंग विद अ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड, अगेन एरोमेटिक है और साइक्लिक है. ठीक है जी, ओके. विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस एज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट? आई थिंक अब इससे आसान क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई कैन से, क्रिसमस. ठीक है जी, अब सवाल आता है ईस्टर और गुड फ्राइडे कब बनाया जाता है? ठीक है जी, ईस्टर और गुड फ्राइडे, वैसे ये मैंने पूरी एक लिस्ट दी है. ठीक है, अलग अलग, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया है. ईस्टर जो है बेसिकली देखो, गुड फ्राइडे जो है बनाया जाता है कमेमोरेट्स द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट और हिज डेथ एट कैवेलरी, और उसके 2 से 3 दिन बाद जो होता है आपका ईस्टर होता है. बेसिकली ये कहा जाता है कि दोबारा से जीसस क्राइस्ट जो है आते हैं. ठीक है, रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द डेड, सो दैट इज द ईस्टर. ठीक है, ईस्टर मनाया जाता है. उसके अलावा आपका दिवाली, होली, नवरात्रि, बैसाखी, गुरपुरब सिखों में. ठीक है, बंदी छोड़ दिवस, जिस दिन दिवाली होती है उसी दिन ये कहा जाता है कि जो है सिक्स्थ गुरु हरगोबिंद जी जो है मुगल प्रिजन से उनको छुड़ाया गया था. एंड सो नेक्स्ट है आपका पर्युषण. ठीक है जी, महावीर जयंती. चलिए, टैक्सेस लाइक गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा आर आल्सो रेफर टू एज विच टाइप ऑफ टैक्सेस? क्या है ये गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स?
ठीक है, पेपरलेस टैक्स, रिच टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, पेपर टैक्सेस। पहली बात तो ये पेपरलेस टैक्स, पेपर टैक्स ये है ही नहीं एक्चुअली, कोई खास कोई टर्म नहीं है, कोई मतलब ऑफिशियली यूज होने वाली टर्म्स नहीं है ये, ठीक है। इट इज द डायरेक्ट टैक्सेस, इट्स द डायरेक्ट टैक्सेस एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो इट इज द डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस होता है जिस पे लगाया जाता है, वो बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता, जैसे इनकम टैक्स हो गया, भाई आपकी इनकम पे लगाया गया है। जीएसटी क्या होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, पे कौन कर रहा है, दुकानदार कर रहा है, पर एक्चुअल में पे कौन कर रहा है, एक्चुअल में कंज्यूमर पे कर रहा है, ठीक है। आप दुकानदार से सामान लेके आते हैं, उसमें एक जीएसटी का कंपोनेंट होता है, वो आप उसको दे के आते हैं, वो जो प्राइस होता है एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो उसी में होता है, और वो आप दुकानदार को दे के आते हैं, दुकानदार कलेक्ट करके, क्योंकि हर एक व्यक्ति से सरकार जाके नहीं पूछेगी हाँ आज आपने क्या क्या सामान खरीदा, सारा जीएसटी हमें दो, तो दुकानदार से या जो भी सेलर है उससे वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है जी। सो दैट्स अ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम, वेल्थ, प्रॉफिट, डायरेक्ट टैक्सेस, कंजम्पशन, गुड्स, सर्विसेज, या सिंपल कहें तो जीएसटी, ठीक है। टैक्स पेयर खुद पे करता है, इसमें जो है इंटरमीडिएरी सेलर या मैन्युफैक्चरर पे करता है। इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, इसका बर्डन शिफ्ट होता है जनरली कंज्यूमर पर, ठीक है। डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ गुड, ये सीधा सीधा प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाता है, ठीक है जी। चलिए, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। हर्ष चरिता बुक वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। हर्ष चरिता जो है बुक किसने लिखी है, कौन से राइटर्स ने लिखी है? वेरी फेमस हर्षवर्धन, जो रूलर अराउंड 6-7 सेंचुरी सीई कॉमन एरा में, ठीक है, तो उनके ही कोर्ट में बाण भट्ट ने ये लिखा है, ठीक है। तो डीड्स ऑफ हर्षा इज द बायोग्राफी ऑफ इंडियन एम्परर हर्षवर्धन ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It was written in Sanskrit by his court poet Ban Bhatt in the 7th century CE, and Harisena was the court poet of Samudragupta. Amar Sinha wrote the Amar Kosh. Varuchi was a Sanskrit grammarian often associated with Vikramaditya. Very important, yes, बाकी भी बहुत बहुत important है। हरिसेन कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बिगेस्ट कह सकते हैं रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एज, ठीक है जी। मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी समुद्रगुप्त, ठीक है। कृष्णा III ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी established a victory pillar and a temple at which of the following cities of South India after defeating the Chol ruler Pratank I, ठीक है। कृष्ण III ऑफ राष्ट्रकूट, इफ यू रिमेंबर, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल, 3 पार्टीज थी, कन्नौज को लेकर लड़ाई थी। अब उसी ये राष्ट्रकूट कहां पर है? दक्कन वाले रीजन में, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, एंड वहां पर जो लड़ाई होती है किसके साथ? नीचे साउथ इंडिया में चोल रूलर के साथ, और वहां पर एक विक्ट्री पिलर खड़ा किया जाता है चोल रूलर को हराने के बाद। सो तकोलम, उदयलियार, पुंपुहार, रामेश्वरम। सो इट इज रामेश्वरम, ठीक है जी। सो राष्ट्रकूट किंग 3 defeated Chol ruler in the decisive battle of Tokalam in 949 CE. Following the major victory, Krishna III extended his influence deep into the south. Subsequently erected a victory pillar, Jayastambha, ठीक है, temple at Rameshwaram to commemorate his achievement. Okay, if a person who is arrested is not produced before the magistrate within 24 hours. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो आर्टिकल 22 में ये कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। इसमें ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूडेड नहीं है। जैसे मान लो जहां अरेस्ट किया गया वहां से नियरेस्ट मजिस्ट्रेट 4 घंटे की दूरी पर है, तो 28 घंटे हो जाएंगे, 24 + 4, ठीक है। एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ही विल बी एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन द रिट ऑफ, ठीक है। तो किस रिट पे उनको छोड़ा जाएगा अगर आप वो उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता? सो दैट इज द हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस को याद रखना HAB से, हैव अ बॉडी, ठीक है, हैव अ बॉडी। और मेंडमस क्या है? कमांड, मेंडमस कमांड, कमांड देना कि ये काम करो, ठीक है। देन आपका क्यो वरोंटो, क्यों बैठे हो इस गद्दी पर, क्या आप जो है उस सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो इस चेयर पे बैठने के लिए, इस पद पर विराजमान होने के लिए जो कंडीशंस रखी गई हैं, क्राइटेरियाज रखे गए हैं, क्या आप फुलफिल करते हैं। और प्रोहिबिशन, रोकना, लोअर कोर्ट्स को, अथॉरिटीज़ को रोकना किसी, जब वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड कर जाते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका एक ही बची सर्शियरी, जब
कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन, तो उस ऑर्डर को कैंसिल करना, ठीक है जी, या फिर उनको रोकना। प्रोहिबिट में होता है रोकना। सर्शियरी में दो चीजें हो सकती हैं, रोक भी सकते हैं या अपने पास ले लिया केस, या जो ऑर्डर पास किया उसको क्वैश कर दिया। मैंने पांचों ही आपको बता दी हैं, ठीक है। इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल टू ईदर क्वैश ऑर्डर और ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद देम यूजुअली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस और लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। क्यो वारंटो भी बता दिया, मैंडेमस, ये सारी पांचों रिट्स मैंने आपको बता दी। Advisory board under the provision of Article 22 of the Constitution is to be constituted of persons who are or have been qualified to be appointed as। इसमें होता है कि भाई आपको अगर अरेस्ट किया गया है और 3 महीने के बाद ये देखा जाएगा कि हाँ भाई एक्सटेंड करना है या नहीं, ठीक है, तो वो एडवाइजरी बोर्ड तय करता है, दैट इज जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। सो देयर शुड बी या तो हाई कोर्ट जज हो या क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जज हो। So safeguard against the arbitrary preventive detention states that no person can be detained for a period of longer than 3 months। 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं किया जाता unless an advisory board reported before the expiration of the said period कि sufficient cause है for such detention। Advisory board shall consist of persons who are or have been or are qualified to be appointed as judges of high court। Okay, in 2023, the president of which of the following countries was invited as the chief guest at India's Republic Day celebration? किस देश के जो है राष्ट्रपति को बुलाया गया था, ठीक है, आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर, ठीक है, सो दैट वाज इजिप्ट, ठीक है, अब्दुल फटाह अल सीसी, ठीक है, इजिप्ट, मिस्र, ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया गया था। मार्क द फर्स्ट टाइम दैट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट was invited as the chief guest for occasion। 76th रिपब्लिक डे पर जो है बुलाया गया था प्रबावो सुबियांतो, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बाजरा, ज्वार, रागी मेनली होता है सदर्न इंडिया में, ठीक है, कैल्शियम बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बाजरा मोटा अनाज, कोर सीरियल, किसी समय पर इसको गरीबों का अनाज कहा जाता था, आजकल इसको न्यूट्री फूड, हेल्दी फूड, है ना, कहा जाता है, ठीक है। समय और के साथ देखो बदलाव, अच्छा बदलाव है ये। सो इट इज द राजस्थान, ठीक है, इट इज द राजस्थान। ओके, सो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, पर्ल मिलेट भी कहा जाता है। ओके, आइडेंटिफाई अ मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, कौन सी मसल है? स्फिंक्टर मसल, ठीक है, मान लीजिए जो है यूरिन जो है थैली पूरी भर गई, ठीक है, और वॉशरूम जाना है, तो स्फिंक्टर मसल ब्रेन को सिग्नल भेजता है, ओके नाउ इट इज टाइम टू रिलीज द वेस्ट। सिमिलरली द अदर वेस्ट ऑल्सो, ठीक है, बॉडी में से जो भी वेस्ट है वो स्फिंक्टर मसल्स जो है आपको वो भेजती हैं, ठीक है। Sphincter is a ring of muscles surrounding an opening of tube, is like the anal sphincter, urinary sphincter, responsible for controlling the passage or exit of waste material, fecal material or the urine from the body, ठीक है जी। So pectoralis chest muscle है, rectus part of the abdominal muscle, ठीक है जी। Gastrocnemius calf muscle are not primarily responsible for the exit of waste, ठीक है जी। ये रहा आपका, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर या फिर हाँ यहीं पर, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है, फिर यहाँ से आपका रिमूव होता है बॉडी से, ठीक है, वेस्ट। Assume that the value of the cash reserve ratio is 25%, what will be the value of money multiplier? ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। मनी मल्टीप्लायर क्या है? पहले तो कैश रिजर्व रेशो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इन्हीं सेशंस को अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं तो कैश रिजर्व रेशो होता है वो पार्ट ऑफ द डिपॉजिट्स, बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं तो बैंक को वो पार्ट जो आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना पड़ता है, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। एक टर्म और आती है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूट से मतलब क्या है? लॉ, कानून, ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना पड़ता है, गोल्ड, बॉन्ड्स, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो।
अब जो कैश रिजर्व रेशो है वो 25% है, ठीक है, 25% है। तो अब यहां पर क्या आता है कि वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, तो ये कहता है कि जितना कैश रिजर्व रेशो ज्यादा होगा मनी मल्टीप्लायर कम होगा। मतलब ऐसे समझो कि अगर 100 रुपया है बैंक के पास, तो 25 तो आरबी के पास रख दिया, 75 बचा, अब 75 लोन देगा, ठीक है, फिर जो है वो लोन उसका कुछ पार्ट बैंक रखेगा। तो इस तरीके से जो सर्कल चलेगा उसके पास मनी मल्टीप्लायर कम है। मतलब ऐसे समझो कि अगर 100 रुपया है, अगर वो 10 रुपए दे रहा है कैश रिजर्व रेशो में और उसके पास 90 रुपए हैं, ज्यादा रुपए हैं देने के लिए लोगों को, तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो कैश रिजर्व रेशो कम, मनी मल्टीप्लायर ज्यादा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशो। सो 1 डिवाइडेड बाय 1/4, 25% इज 1/4, तो ये आंसर आ गया 4, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका 4, ठीक है जी। सो रेसिप्रोकल ऑफ कैश रिजर्व रेशो एज्यूमिंग देयर आर नो, एज्यूमिंग कि और कोई पैसा सेव नहीं किया जा रहा, कोई एक्सेस रिजर्व्स या करेंसी ड्रेन नहीं है। अब मान लो 10 है, ठीक है, 10% है कैश रिजर्व रेशो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/10, तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अगर 5% ही है कैश रिजर्व रेशो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/20, तो 20 हो गया मनी मल्टीप्लायर। So for every 1 rupee of reserve money deposited, the banking system can potentially create ₹4 of total money supply, ठीक है। तो वो एक जो रिजर्व मनी रखता है, तो बैंकिंग सिस्टम पोटेंशियली 4 रुपए क्रिएट कर सकता है मनी सप्लाई से। ये है इसका सिंपल मतलब। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू पटियाला घराना, ठीक है जी। पटियाला घराना से जो है कौन बिलोंग करता है, नातू खान, छज्जू खान, अब्दुल वाहिद खान, अली बख्श खान। तो आंसर है आपका अली बख्श खान, ठीक है जी। ये है आपका अली बख्श खान, उस्ताद अली बख्श खान। जर्नैल और जर्नल है ना, पहले नाम भी ऐसा होता था जर्नैल सिंह। जर्नैल सिंह बेसिकली जर्नल से, जर्नल का एक कह सकते हैं कि इंडियनाइज्ड वर्जन जर्नैल, करनैल, कर्नल से करनैल हो गया, ठीक है। सो अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड फतेह अली खान नोन एज कर्नैल या कर्नल, popularizer one of the founders, popularizer and one of the founders of Patiala Gharana of Hindustani classical music. They are collectively known as Ali Fattu. और ये आपका नाम है। नातो खान इज एसोसिएटेड विद ग्वालियर खाना, छज्जू खान एसोसिएटेड विद भिंडी बाजार घराना, ठीक है जी। एंड अब्दुल वाहिद खान वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ किरण घराना। तो ये था आज का सेशन। आई होप द सेशन सर्व्स द पर्पस। The idea is not just to cover the 50 questions, the idea is to cover comprehensively so that whenever you go to the examination, just watch these sessions. Trust me, एक एक सेशन को लाने में बहुत मेहनत लगी, आप देख सकते हैं। पहले सारे क्वेश्चंस को टाइप करना, उसके आंसर्स ढूंढना, उसकी और एक्सप्लेनेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऐड करना, इन और पीपीटी बना के फिर पढ़ के और उसमें और चीज़ें ऐड करके फाइनली आप लोगों तक लेके आना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. So try to share those sessions with the relevant student, with the sincere students who want to appear for the examination, who want to like in the future also they want to like go for the examination, prepare for the examination. They can watch these sessions. आराम से बैठ के इन सेशंस को देखें, they get to know. And एग्जाम से पहले तो ये इट्स अ प्योर गोल्ड, ठीक है, इट्स अ प्योर गोल्ड दैट यू वॉच these sessions. That's all from my side. Thank you so much. जय हिंद, वंदे मातरम.